जय रघुनाथ जी की। मैं कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका, बसेठ अलवर राजस्थान। आज जो भी खास तौर से इस समय लाइव आने का मुख्य मकसद है कि महानायक कालवी साहब को जो महाविदाई दी जानी है, ये क्या करनी सेनाओं तक का दायित्व है या पूरे समाज का, हमें आज यहाँ इस पर विचार करना होगा। जितने लोग, जो भी 2-3 लोग जुड़े हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि इसको थोड़ा शेयर कर दें, क्योंकि टाइमिंग थोड़ा ऐसा है, दिन के टाइम पर लाइव आने से ज़्यादा लोग एक साथ जुड़े नहीं होते हैं। तो आप एक बार थोड़ा इसको शेयर कर दें तो कुछ लोगों तक और पहुंच पाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है आज हम इस लाइव के जरिए करने जा रहे हैं कि आखिर ये जो लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब हैं, इनका कद क्या केवल करनी सेनाओं तक सीमित है, या क्या केवल श्री राजपूत करनी सेना तक सीमित है, या केवल करनी सैनिकों तक सीमित है, या केवल वो प्रेरणा केवल करनी सेना तक थे, या कि पूरे, मैं तो कहूं क्षत्रिय समाज ही क्या सर्व समाज को भी वो एक प्रेरणा देते थे। और कालवी साहब के साथ चूंकि मैं 1991 से ही जुड़ा हुआ हूं, जबकि मैं कॉलेज में था और कालवी साहब एक युवा नेता के रूप में सामने आए थे। स्वर्गीय कल्याण सिंह जी कालवी साहब के असमय अचानक जो हार्ट अटैक उनको हुआ था, हृदय गति रुकने से जो उनका देवासान देवलोक गमन हुआ था, उसके बाद से लोकेंद्र सिंह जी कालवी से थोड़ा और ज्यादा संपर्क रहा। हालांकि उम्र में वो मुझसे कम से कम 15-16 वर्ष बड़े थे, लेकिन लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब बच्चों के साथ बच्चे थे, युवाओं के साथ युवा, और अनुभवियों के साथ उनसे कई गुना ज्यादा अनुभवी के तौर पर रहते थे। एक ऐसा व्यक्तित्व था समाज के अंदर कि जिस व्यक्तित्व को कहीं पर भी, किसी भी जगह, किसी भी व्यक्ति के साधारण सी छोटी सी समस्या के लिए भी याद किया जा सकता था। कभी भी उन्होंने इस बात को गुरेज नहीं समझा कि जहां वो जा रहे हैं वहां लोग कितने होंगे, यानी भीड़ होगी या नहीं होगी। ये माता रानी का आशीर्वाद रहा, करनी माता का आशीर्वाद रहा कि कल्याण सिंह जी कालवी के बाद लोकेंद्र सिंह जी कालवी मात्र 1 वर्ष में इस पूरे अपने आप उस नेतृत्व में उभर के आए। हालांकि आज लोग उनको करनी सेना के संस्थापक, प्रधान संस्थापक के नाते जानते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी यहां आपको बता दूं कि लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब 2003 में इतने पॉपुलर हो चुके थे कि जो, जिसे हम अमरूदों के बाग की रैली कहते हैं, जो संभवतः हीरक जयंती और आनंद पाल जी प्रकरण से पहले की सबसे बड़ी रैली समाज की थी। उसमें कहते हैं कि 4 लाख लोग थे, 5 लाख लोग थे, लेकिन जितने भी थे, एक बहुत बड़ा केसरिया महाकुंभ वो था। एक बहुत अधिक संख्या में क्षत्रिय जयपुर के अंदर अमरूदों के बाग में एकत्रित हुए थे, और वहां एकत्रित होने के जो लोग आए थे वो निश्चित रूप से लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब और देवी सिंह जी भाटी साहब के गांव गांव के दौरे के बाद जो जनता के अंदर, जो क्षत्रिय युवाओं के अंदर, क्षत्रिय समाज के अंदर जो एक भावना पैदा हुई थी समाज की पीड़ा को लेकर, उस पीड़ा के प्रकटीकरण के लिए गांव गांव से लोग जत्था बना करके अमरूदों के बाग में पहुंचे थे। हालांकि वहां वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था, और इसका मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सारी दुनिया जानती है कि उस प्रकरण में कालवी साहब की पगड़ी खींचने में, भाटी साहब की पगड़ी खींचने में जो लोग समाज के कलंक थे, उनके अपने तर्क और कुतर्क हो सकते हैं, लेकिन समाज का आम व्यक्ति वहां उस समय अमरूदों के बाग में केवल और केवल समाज की पीड़ा के लिए लोकेंद्र सिंह जी कालवी और देवी सिंह जी भाटी साहब के आह्वान पर गया था। और वहां उस समय इतने पॉपुलर थे लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब कि जब उनके साथ बदतमीजियां होने लगी तो सारा की सारा जितनी वहां पर भीड़ थी, जो हमारा जन सैलाब था, वो एकदम आक्रोशित हो गया, नाराज हो गया, और बहुत दिनों तक नाराज रहा। तो कहने का मतलब यह है कि 2003 में इतने सक्षम हो चुके थे आदरणीय लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब कि 2003 में उन्होंने सामाजिक न्याय मंच नाम का एक संगठन बनाकर उसके चुनाव लड़ा, और करीब 56 या 60 सीटों पर चुनाव लड़ा। एग्जैक्ट आंकड़ा तो आदरणीय श्रद्धेय देवी सिंह जी भाटी साहब विराजमान हैं, अभी वो बता सकते हैं कि एग्जैक्ट आंकड़ा कितने लोगों को उन्होंने चुनाव लड़ाया था। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है, ये पहले बार के पहले प्रयास में केवल 2 व्यक्तियों के, इनके सहयोगी थे सुरेश जी मिश्रा, उनके सहयोगी थे हरकिशन जी सैनी,
और उनके सहयोगी थे भंवर सिंह जी पलाड़ा, उनके सहयोगी थे राधेश्याम सिंह जी तंवर, और उनके सहयोगी थे उस समय के स्टार प्रचारक जो हमारे भाई महेंद्र सिंह जी भाटी, जो सांसद थे बीकानेर से, जिनका असमय रोड एक्सीडेंट में चले जाने से समाज की एक बड़ी क्षति हुई। उस सामाजिक न्याय मंच ने पहले ही प्रयास में पूरे राजस्थान में जितनी भी चलो सीट लड़ी हो, लेकिन 6% मत हासिल कर लिया था, जो एक बहुत बड़ी बात है। एक तीसरे विकल्प के रूप में समाज में एक नजर आने लगा था। हालांकि नारा उन्होंने इतना जबरदस्त दिया था कि आरक्षित को संरक्षण और उपेक्षित को आरक्षण और आरक्षित को संरक्षण, और वो एक सामाजिक न्याय की ऐसी मांग थी। उनका कहना था कि जो सामान्य जातियां हैं, इनके अंदर भी ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी आवश्यकता है आरक्षित करने की, उनको आपने उपेक्षित किया हुआ है। आज हम जो ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण देखते हैं आर्थिक आधार पर, इसका कोई व्यक्ति कितना ही श्रेय लेता रहे, लेकिन इसका अंकुरन आदरणीय लोकेंद्र सिंह जी कालवी ने ही डाला था। जब वो इस बात को करते थे, मुझे याद है मैं उस समय CISF में पोस्टेड था और मुंबई एयरपोर्ट पे मेरा पोस्टिंग था, और राजस्थान राजपूत परिषद का एक कार्यक्रम था जिसमें आदरणीय नरेंद्र सिंह जी राजावत साहब, छवि राजावत के पिताजी, वहां थे, और उन्होंने कहा था कि मैं खुद, यानी नरेंद्र सिंह जी राजावत साहब भी इस मुद्दे को उस समय नहीं समझ पाए थे। केवल एक व्यक्ति समाज में ऐसा था जिसका नाम था ठाकुर लोकेंद्र सिंह कालवी, जो ये मानते थे कि राजपूतों के बच्चों को, जो गरीब है उसको भी आरक्षण मिल सकता है, ब्राह्मण का जो बच्चा गरीब है उसको भी आरक्षण मिल सकता है। सभी बनिए सेठ नहीं होते, ऐसे भी बनिए हैं जिनको सब्जी का ठेला लगाते हैं या गांव में बहुत छोटी दुकान होती है, उसको भी आरक्षण मिल सकता है, कायस्थों के बच्चों को भी आरक्षण मिल सकता है। ये जो विचार रखने की जो एक नई सोच उस समय की थी, ये सिर्फ लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब की थी, जिसमें उनका साथ दिया आदरणीय देवी सिंह जी भाटी साहब। देवी सिंह जी भाटी उस समय भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता थे, पहले कैबिनेट मंत्री रह चुके थे और कैबिनेट मंत्री भी चर्चित कैबिनेट मंत्री थे। उन्होंने इस चीज को, इस बात को जब भाटी साहब ने समझा तो ये जोड़ी निकली। लोग उस समय राजस्थान में इन्हें पत्ता डेला की जोड़ी भी कहते थे, क्योंकि लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब का कद काफी बड़ा था और भाटी साहब को लोग डेला और लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब को पत्ता, यानी उस समय पत्ता डेला नाम से भी इनको जाना जाता था। ये जोड़ी इतनी जबरदस्त हिट रही राजस्थान में कि ठीक है, सीट एक ही जीत पाए केवल देवी सिंह जी भाटी साहब की, क्योंकि उस समय राजपूत समाज का समस्त वर्ग इनके साथ नहीं लगा था। राजपूत समाज के जो लीडरशिप थी उसने अपने आप को खतरा महसूस करके और इस सामाजिक न्याय मंच का पुरजोर विरोध किया। मैं उस समय दिल्ली में एयरपोर्ट पे पोस्टेड हो गया था पार्टी के रजिस्ट्रेशन के समय। सारी फॉर्मेलिटीज मैंने, मेरे ज्येष्ठ भ्राता कुंवर भवानी सिंह जी भी साथ थे और हम सब ने उस समय इसमें काफी योगदान दिया। महेंद्र सिंह जी भाटी साहब इस हमारे उस समय आदर्श हुआ करते थे और हमारे दिमाग में ये थी कि आज चाहे कोई कैसी भी बात करे, लेकिन महेंद्र सिंह जी भाटी साहब आगे चल के इस सब चीजों को सुधार लेंगे। सीट तो खबर एक जीते थे, लेकिन 3 आदमी हमारे दूसरे स्थान पर, 2-3 हमारे तीसरे स्थान पर आए। समुचित रिजल्ट में ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता, समीचीन था रिजल्ट, ठीक ठाक था रिजल्ट हुआ। और उस रिजल्ट को भुना पाए इससे पहले देवी सिंह जी भाटी साहब की ही कोई विजय उत्सव था जीत का, कि हमारे कुंवर महेंद्र सिंह जी भाटी उस समय जीप से आ रहे थे और रात को एक्सीडेंट में उनका जो देवासान हुआ उससे भाटी साहब डिप्रेशन में चले गए और डिप्रेशन में जाने के बाद काफी दिन तक कालवी साहब अकेले पड़ गए। और जब वो अकेले पड़ गए, भाटी साहब डिप्रेशन के बाद, फिर वसुंधरा जी ने उनको मना लिया और फिर वापस वो इसमें वसुंधरा जी की सरकार में किसी मिनिस्ट्री में या कुछ उसमें लाभान्वित हो गए। तब लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब बिल्कुल पूरी तरह से अकेले होकर तब उन्होंने संभवतः ये सोचा था कि युवाओं को साथ लेने की जरूरत है। और हम लोग वो जो युवा उस समय थे, क्योंकि मैं सरकारी सेवा में था, इसलिए इनके जो करनी सेना के संस्थापक सदस्यों में मेरा नाम नहीं हो सकता था, लेकिन विचार सब साथ साथ ही थे। और उस समय हमने इसको नवरात्रा कह सकते हैं आप, और इसकी स्थापना नवंबर में दशहरे के आसपास इसकी स्थापना हो गई थी 2006 करनी सेना की, 3 साल के बाद। और फिर करनी सेना उस समय हमारी ऐसी आवाज बनी थी कि उस समय लोग शिवसेना को जानते थे, करनी सेना को नहीं जानते थे। करनी सेना बनाई गई थी और करनी सेना के उस समय भाई श्याम प्रताप सिंह जी रुआ भी अध्यक्ष थे
जो डीडवाना के पास रुआ गांव है, वहां से 2-3 बार चुनाव भी लड़ चुके हैं, अभी भी वो काफी प्रयास कर रहे हैं। और श्याम प्रताप सिंह जी इटावा, इसके अलावा हमारे भाई अजीत सिंह जी मामडोली, और ऐसे ही युवाओं से एक पूरा जीतू कारंगा, जितेंद्र सिंह कारंगा जिनको हम कहते हैं, इन सब लोगों ने बहुत अच्छे प्रयास से करणी सेना को उस मुकाम पर पहुंचाया कि उस समय जो पहली हमारी सफलता मिली थी वो जोधा अकबर फिल्म पर मिली। और जोधा अकबर फिल्म पर लोगों ने जाना था कि करणी सेना नाम की एक संगठन है। लोग पहले कहते थे कि केवल शिवसेना है, फिर कहा कि ये करणी सेना भी है, और उस करणी सेना ने लोग जोधा अकबर फिल्म को राजस्थान में आज तक नहीं चलने दिया है। उसके बाद वीर फिल्म पर भी रहा, कई और फिल्मों पर भी रहा, और फिर जोधा अकबर सीरियल के टाइम से लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब की वो करणी सेना, हालांकि पहले भी समर्थन पूरे देश के अंदर था करणी सेना का, लेकिन वो वहां से उठकर दिल्ली के जंतर मंतर पर जब हम आंदोलन कर रहे थे जोधा अकबर सीरियल के टाइम, तब भाई शक्ति सिंह बांदी कोई भी साथ थे आदरणीय कालवी साहब के साथ। तब यहां इसका प्रसार देश में पूरे में धीरे धीरे होने लगा, क्योंकि तब मीडिया भी आ गया था। और इसमें रतन सिंह जी भगतपुरा का भी काफी योगदान रहा, क्योंकि उन्होंने कई पेज और इस तरह के चैनल्स बनाए कि उसके जरिए ये विचारधारा जाने लगी। फिर इसमें हमारे भाई सुखदेव सिंह जी गोगामेडी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। महिपाल जी भी इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष थे। फिर सुखदेव सिंह जी गोगामेडी रहे, फिर कोई ऐसी बात हुई कि गोगामेडी साहब को हटाना पड़ा या हटना पड़ा, उन्होंने एक अलग करणी सेना बनाई, और कालवी साहब की नाम से करणी सेना, कालवी साहब वाली करणी सेना चलती रही। और ये मुकाम था कि मैं कई बार उनके साथ रहा हूं। योगी जी के साथ जो मीटिंग 40 मिनट की हुई, वो चूंकि कालवी साहब और मैं दोनों ही, हम 3 ही व्यक्ति थे, योगी जी, कालवी साहब और मैं, तो मुझे पता है कि कालवी साहब का क्या कद था। और उस दिन जब हम नजरबंद थे यहाँ सितंबर में, 21 सितंबर 20 सितंबर को जब हम नजरबंद थे इसके अंदर अपने ये जो डिप्लोमेट होटल नई दिल्ली में, उस समय कौन कौन लीडर कैसे कैसे उनके पास फोन आ रहे थे, क्योंकि मोबाइल हमारे साथ ही था। तो मैं जानता हूं कालवी साहब का कद कितना बड़ा था। लोग आज कह देते हैं कि कालवी साहब चुनाव नहीं जीत पाए। निसंदेह 98 का चुनाव कालवी साहब नहीं जीत पाए थे, क्योंकि कर्नल सोनाराम के नेतृत्व में उधर से कांग्रेस लड़ रही थी और इधर से बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब लड़ रहे थे। लेकिन कालवी साहब ने जो चुनाव लड़ा, वो चुनाव आज तक याद है। कभी एक दूसरे के प्रति लांछन नहीं, गाली गलौज नहीं, एक दूसरे से बड़ा प्रेम, ऐसे जैसे सखा लोग मिलते हैं इस तरीके से मिलते रहे। और उस चुनाव में कालवी साहब का कद इतना बड़ा था कि जब परमाणु विस्फोट वाला जो हमारा पोखरण वाला है, उसमें शायद राष्ट्रपति को भी, राष्ट्रपति जी तो नहीं, उस समय प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस थे, आडवाणी जी गृह मंत्री थे, भैरव सिंह जी शेखावत साहब चूंकि यहाँ के राजस्थान के मुख्यमंत्री थे इसलिए वो साथ थे। पर उस परमाणु विस्फोट के टाइम भी, परमाणु विस्फोट के समय भी कालवी साहब एक प्रमुख भूमिका में वहां अब्दुल कलाम साहब के साथ थे। इतना ऊंचा उनका कद था। लेकिन जैसे ही वाजपेयी जी ने थोड़ा सा लालच दिखाया, हाँ मैं इसको लालच कहूंगा, क्योंकि वीपी सिंह जी ने 2 कम्युनिटियों को आरक्षण सिर्फ इसलिए नहीं दिया था कि इन कम्युनिटियों में और क्षत्रिय राजपूत कम्युनिटी में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, और वो कम्युनिटी थी जाट और हरियाणा और राजस्थान का अहीर। इन दोनों कम्युनिटियों को वीपी सिंह जी ने आरक्षण सिर्फ इसलिए नहीं दिया था कि इनकी परिस्थिति, इनका रहन सहन या इनकी जीवन यापन जो आर्थिक स्थिति है, वो सामाजिक स्थिति है, वो राजपूतों जैसी ही है, इसलिए इनको आरक्षण मैं नहीं दे सकता। इसी तर्ज पर ये देश में मंडल आयोग लागू हुआ था और अब सुप्रीम कोर्ट ने वो रिजेक्ट भी कर दिया है। जाटों को आरक्षण सिर्फ राजस्थान के प्रदेश लेवल पर है, उत्तर प्रदेश के शायद प्रदेश में है, लेकिन हरियाणा के जाटों को ना प्रदेश में है ना कहीं और है। और जबकि हरियाणा में सबसे ज्यादा संख्या में परसेंटेज वाइज जाट रहते हैं, और वो जाटों को आरक्षण की घोषणा जैसे ही सीकर में चुनावी सभा में वाजपेयी जी ने की, उसी दिन ठाकर का दिमाग ठरक गया और कालवी साहब ने उसी दिन अपने पाली के टिकट को, जो हो चुका था ऑलरेडी बीजेपी से और जीत भी निश्चित थी, क्योंकि 99 में जो चुनाव हुए थे उसमें 13 महीने की सरकार के बाद राजस्थान में एक अच्छी जीत उनको हासिल हुई थी। पाली से निश्चित रूप से कालवी साहब जीतते, लेकिन उन्होंने अपनी राजनीतिक कैरियर को ठोकर मारकर समाज के साथ आ गए। क्यों साहब, उस समय क्या राजपूत लीडर और नहीं थे क्या बीजेपी में? क्या और किसी को दर्द नहीं हुआ क्या? किसी ने और ने क्यों नहीं इसको चोट समझा? किसी और को क्यों महसूस नहीं हुआ कि कालवी साहब ही क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर समाज के प्रति पीड़ा थी।
उनके अंदर समाज के प्रति विशेष स्नेह था। इसलिए कालवी साहब ने उसी टाइम उसको पार्टी को छोड़ा और उस पार्टी को छोड़ने के बाद समाज को टटोला और समाज को जो बिल्कुल लड़ना नहीं जानता था अपने हक के लिए, राजनीतिक रूप से जिसे जागरूक नहीं कहा जाता था, उसको इतना सक्षम बना दिया कि 2003 के चुनाव होते होते राजपूत एक तीसरे विकल्प के रूप में, राजपूतों के नेतृत्व में एक तीसरा विकल्प नजर आने लगा था। ठीक है, समाज ने साथ नहीं दिया, लेकिन मैं ये मानता हूं कि समाज ने साथ भी दिया था, क्योंकि 6% वोट यदि मिल रहे हैं पूरे राजस्थान में, तो पूरे राजस्थान में तो वो चुनाव 200 सीट पे तो लड़े नहीं थे। जहां भी जितनी भी सीट पर वो चुनाव लड़े थे, उन सीटों के हिसाब से देखा जाए तो शायद क्षत्रियों का प्रतिशत काफी उनको मिला था, उनमें स्वीकार्यता बड़ी थी। सामाजिक न्याय मंच का भंग होना या सामाजिक न्याय मंच का राजनीतिक रूप से बंद कर देने से आज एक समस्या आ गई है कि तीसरे विकल्प के रूप में राजपूतों के नेतृत्व में कोई दल कहीं नजर नहीं आता। लेकिन यदि उस समय सामाजिक न्याय मंच बन गया होता तो आप सोचिए कि हमारे इस पार्टी की उम्र क्या होती। 92 के अंदर 92 में ही समाजवादी पार्टी का गठन हो गया था। 92 के बाद बनी आरजेडी पार्टी, जिसको राष्ट्रीय जनता दल कहते हैं, अपने बिहार के अंदर। उसके बाद पार्टी बनी इंडियन नेशनल लोक दल, जिसको इनेलो कहते हैं, हरियाणा के अंदर। ऐसी स्थिति में यदि उसी समय उसके बाद पार्टी बनी है, काफी दिन बाद पार्टी बनी है एनसीपी, जो महाराष्ट्र में है। सामाजिक न्याय मंच यदि 2003 में मजबूती से बन गया होता, 2003 में तो बन ही गया था, लेकिन वो रह गया होता, तो निश्चित रूप से आज 20 साल बाद भारत में तीसरे विकल्प के रूप में वो सामाजिक न्याय मंच नजर आता। दुर्भाग्य से सामाजिक न्याय मंच के संस्थापक आदरणीय लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब अब हमारे बीच नहीं रहे। हम सामाजिक न्याय मंच को यदि पुनर्जीवित कर देते हैं तो कहीं न कहीं लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब के लिए एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि अभी भी उस जोड़ी में से एक व्यक्ति, चाहे भले ही वृद्धावस्था को 73 साल के 75 साल के हो गए हों, लेकिन आदरणीय देवी सिंह जी भाटी आज भी उतने ही जोश और खरोश के साथ भरे हुए हैं। आज भी भंवर सिंह जी पलाड़ा अपनी ही ताकत से अजमेर के जिला प्रमुख हैं। आज भी उतनी ही पावर से राधे सिंह तंवर भी कहीं न कहीं अपना संघर्ष जारी किए हुए हैं। आज भी महाराज रणधीर सिंह जी भिंडर जैसे स्वाभिमानी लोग हैं। आज भी राव साहब खुशवीर सिंह जी जोजावर साहब जैसे लोग हैं, जिन्होंने विधानसभा में आपका ईडब्ल्यूएस वाला मुद्दा उठाकर यह बात साबित कर दी कि उनके लिए पार्टी पॉलिटिक्स से ज्यादा समाज वैल्यू रखती है। आज सब लोग साथ दे रहे हैं और देना भी चाहिए। भंवीर सिंह जी भायल साहब ने भी मेरे उसे आश्वासन दिया था और उन्होंने भी पत्र भी लिखा है और विधानसभा में बात उठाते समय वो लोग खड़ा होकर समर्थन किया है। मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। आदरणीय धर्मनारायण जी जोशी साहब को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, जो कि उन्होंने भी स्थगन प्रस्ताव लेके आए हैं। साथ ही साथ पुष्पेंद्र सिंह जी बाली साहब, चंद्रभान सिंह जी आक्या साहब, इन सब से भी मेरा निवेदन रहेगा, जिस तरह से राजवी साहब ने पत्र लिखा है, राजवी साहब ने समर्थन दिया है, आप भी समर्थन दीजिए। भले ही आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, आपकी पार्टी आपको कहीं बाहर नहीं निकालेगी, क्योंकि यदि निकालेगी तो सबसे पहले उसको निकालने के लिए हमीर सिंह जी भायल और नरपत सिंह जी राजवी साहब के पास जाना पड़ेगा। और दुनिया की कोई ताकत नहीं जो नरपत सिंह जी राजवी साहब और हमीर सिंह जी भायल साहब के खिलाफ कोई अनुशासनिक कार्रवाई कर ले, क्योंकि अभी तक उनके समाज उनके साथ है, उनके स्वाभिमान के साथ उनका समाज बैठा हुआ है। पिछली बार भी प्रयास किए गए थे, लोगों ने कहा था कि विद्याधर नगर से टिकट नहीं मिलेगा, फिर कहा टिकट मिल जाएगा, जीतने नहीं देंगे, लेकिन वो टिकट भी मिला और समाज ने वो साथ दिया कि वो जीते ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीते। तो मेरा हमारे अन्य भाइयों से, जिनके अंदर हमारे सिद्धि कुमारी भी हैं जो कि बीकानेर से हैं, और हमारे चंद्रभान सिंह जी आख्या हैं, नारायण सिंह जी देवल हैं, पुष्पेंद्र सिंह जी बाली हैं, कृपया आप भी पत्र लिखें। मीना कंवर जी, उमेश सिंह जी के जो रावड़ा हैं, उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि आप भी पत्र भिजवाइए। अभी तक हमारी बहन प्रीति जी, गजेंद्र सिंह जी ने भी पत्र, गजेंद्र सिंह जी की धर्मपत्नी प्रीति बाईसा ने भी पत्र नहीं लिखा है, और हमारे भाई प्रताप सिंह जी खाचरियावास जो कि कैबिनेट मंत्री भी हैं, वो भी अब पत्र लिखना चाहिए और उनको बोलना भी चाहिए, क्योंकि अब तो जयपुर के ही दूसरे विधायक भी हैं और कैबिनेट मंत्री भी हैं। महेश जी जोशी साहब ने खुलकर समर्थन कर दिया, और महेश जी जोशी साहब को तो यूं भी धन्यवाद जाता है कि उन्होंने तो पलाड़ा साहब के उस पत्र का भी हवाला दिया है कि सुशीला कंवर जी पलाड़ा जिला प्रमुख अजमेर पूर्व विधायक के पत्र को ऐसे भेजा है। तो देखिए उनका कितना बड़ा मतलब आप इसको कहते हैं मस्तिष्क। उन्होंने पलाड़ा साहब को धन्यवाद भी ज्ञापित कर दिया और उनका नाम मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दिया कि यह प्रस्ताव उनकी ओर से आया है। तो ये एक अच्छी चीज है, एक सकारात्मक सोच है। हम मिलकर इस ईडब्ल्यूएस की इस लड़ाई को लड़ेंगे
200 विधायकों में एक भी विधायक ऐसा नहीं है जो कि आपके आग्रह करने पर उस ईडब्ल्यूएस को पत्र लिखने पे, जो पंचायत राज में और नगर निकाय में और महापौर में जो आपके लिए 10% सीट आरक्षित होंगी ये, लेकिन आप ये देख लीजिए कि अपनी भूमिका कहां रहती है। अर्जुन, तुम लड़ लो, युद्ध तो जीता जाएगा ही, लेकिन तुम्हारी भूमिका तुम तय कर लो। तो मेरा आग्रह ये रहेगा। वैसे ईडब्ल्यूएस बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष श्री हमारे देवेंद्र सिंह जी बूटाटी साहब सभी 200 विधायकों को पत्र लिख रहे हैं। जिन 8-7 विधायकों ने समर्थन दे दिया है उनको वो धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, और जिन्होंने अभी नहीं लिखा है उनको आग्रह पत्र लिखेंगे। सभी जिला प्रमुखों को लिखेंगे, वो सभी 31 जिला प्रमुख को। अब तो ईश्वर की कृपा से और इस गवर्नमेंट ने, अशोक जी ने बहुत अच्छा किया कि आपको 50 जिला प्रमुख मिलेंगे, 50 जिला कलेक्टर मिलेंगे, 50 एसपी मिलेंगे। हमारा राज्य बहुत लंबा चौड़ा है, एरिया बहुत लंबा चौड़ा है, इसलिए यदि इसमें 50 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए तो ये एक सराहनीय कदम है। बल्कि और भी इससे भी ज्यादा डिस्ट्रिक्ट होने चाहिए। इसको आप ऐसे मत लीजिए, गुजरात में देखिए कितने जिले हैं, हरियाणा छोटा सा राज्य है जिसके अंदर 23-24 जिले हैं, मध्य प्रदेश के अंदर देखिए जिले कितने हैं। सबसे ज्यादा आवश्यकता है, ज्यादा जिला यदि बनेगा तो प्रशासन चुस्त दुरुस्त रहेगा। हम अभी बाड़मेर के जो कलेक्टर हैं, जैसलमेर के कलेक्टर हैं, नागौर के कलेक्टर हैं, 300 किलोमीटर तक का एरिया है, कैसे कवर होगा? तो ये जिला बने हैं, इसका हमें स्वागत करना चाहिए। अच्छी चीज है, जिसका अच्छी चीज कोई भी करे उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन ईडब्ल्यूएस वाला जो ये 10% का आरक्षण होने वाला है, इससे भी आपके 40 जिला प्रमुखों में से कम 50 जिला प्रमुखों में से 5 जिला प्रमुख तो आपके तय है कि ईडब्ल्यूएस से बनेंगे। ईडब्ल्यूएस कौन है? ईडब्ल्यूएस वो नहीं है जो ऑलरेडी इतने जिला प्रमुख और ये सारे बने हुए। ईडब्ल्यूएस वो है जो 8 लाख की पर मतलब प्रति वर्ष उसकी 8 लाख से कम इनकम है, और मकान, जमीन और ये शर्त तो हमने राजस्थान में प्रयास करके आप सब ने हटवा ली है, अच्छी बात है। और ये राजस्थान का मॉडल साबित होगा ईडब्ल्यूएस के लिए, भारत के सामान्य जाति के लोगों के लिए ये निश्चित रूप से एक ईडब्ल्यूएस का मॉडल साबित होगा, और इस राजस्थान मॉडल से पूरे देश के अंदर लागू करवाया जाएगा। वैसे तो हीरक जयंती में आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत से ये बात आग्रह किया गया था कि आप सेंटर में इसकी बात रखें। आप तो कैबिनेट के हिस्से हैं, कैबिनेट में रख सकते हैं। जो मना करेगा हमको पता तो लग जाएगा ना कि कौन सा कैबिनेट मंत्री हमारे विरुद्ध है। आप तो कैबिनेट में प्रस्ताव ला सकते हैं, लोकसभा की तो बात ही छोड़िए। तो आपसे पुनः आग्रह रहेगा कि ईडब्ल्यूएस वाला ये मॉडल राजस्थान वाला देश में लागू हो, लेकिन राजस्थान वाले को लागू होने दीजिए। और इसका क्रेडिट मैं कल्याण सिंह जी के इस सुपुत्र ठाकुर लोकेंद्र सिंह जी कालवी को देना चाहूंगा, क्योंकि लोकेंद्र सिंह जी कालवी पहले व्यक्ति थे जो कि आर्थिक आधार पर भी या सामान्य जाति के लोगों को भी आरक्षण की बात करते थे। यदि उनको श्रद्धांजलि हम देना चाहते हैं तो कहीं न कहीं इस सामाजिक न्याय की जो बात, सामाजिक समरसता की जो बात कालवी साहब ने स्थापित की है, हम उसके लिए। कालवी साहब ने अपने जीवन में किसी को गाली नहीं दी, कालवी साहब ने कभी भी किसी को गंदा नहीं बोला। मैं साथ रहा हूं उनके, जब जितेंद्र के साथ, जो एकता कपूर के फादर है, जितेंद्र के साथ मीटिंग रही, मैं उनके साथ रहा हूं जब जितेंद्र, ये एकता कपूर का जो मामा रमेश सिप्पी था उसके साथ मीटिंग रही। लेकिन हमारे कुछ युवा रमेश सिप्पी का मुंह काला करना चाहते थे, लेकिन चूंकि वो हमारी छत थी, हमारे पास में वो लोग आए हुए थे मीटिंग के लिए, तो कालवी साहब ने हमारे बच्चों को उनको दुत्कार कर मना कर दिया कि नहीं, हमारी छत के नीचे हम ऐसा नहीं करेंगे। यदि मुंह काला करना है तो उसके घर जाके काला करो या किसी और जगह पे जाके करो, यहां हम काला नहीं करने देंगे। और शायद लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब पहले ऐसे बड़े नेता थे कि उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि मेरे बच्चों ने उस भंसाली को 2 थप्पड़ दिए, लेकिन मुझे दुख है कि केवल 2 ही थप्पड़ दिए मेरे बच्चों ने, उसका कल्याण ही कर देना चाहिए था ताकि ये फिल्म दोबारा न बनते। कौन कह देगा आज ऐसा? है कोई कहने वाला? शुद्ध रक्त के पक्ष में इतनी जबरदस्त हमेशा कालवी साहब रहे। वो कहते थे कि मेरे को स्वीकार रहेगा मर्डर, कोई दिक्कत नहीं है, किस कारण से मर्डर किया उसने, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को एक्सटर्शन वाला भी चलेगा, लेकिन चारित्रिक रूप से पतित व्यक्ति मेरे को नहीं चलेगा। ये ऐसी बात कहने वाला अब कोई सामाजिक नेता नहीं रहा। उनकी इस विरासत को हम आगे बढ़ाएं। इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहला कदम हमें रखना है, 24 तारीख को उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हमें कालवी तक जाना पड़ेगा। जिस व्यक्ति ने, जिस परिवार ने समाज के लिए 50 वर्ष दे दिए, मैं बात करूं लेट कालवी साहब से लेकर तो 50 वर्ष, आज मां रूप कंवर जी सती साहब का जो आंदोलन है वो आप लोग नई पीढ़ी नहीं जानती, लेकिन निश्चित रूप से उस आंदोलन के मुख्य अगवा कल्याण सिंह जी कालवी साहब थे, जिन्होंने उसका बिल्कुल बखूबी सटीक रूप से समाज के सामने रखा कि आखिर रूप कंवर जी कैसे सती हुए और ये सती का क्या मामला है। आग में जलाना या तूड़ी से जलाने वाली को सती नहीं कहते हैं, सत जागता है वो सती होती है, और रूप कंवर जी इसमें सती हुए
और उसको उस सारे प्रमाणों को रखने के बाद आज प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब कैबिनेट मंत्री हैं, इस सरकार में बहुत ही पावरफुल हैं। प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब युवाओं के नेतृत्व कर रहे थे इस समय। देखिए उस माता सती का क्या आशीर्वाद है, जो उस समय की सरकार थी और जो उस समय के मुख्यमंत्री थे राजस्थान में, आज उनको कोई नहीं पूछता। और जिस कांग्रेस की उस समय एक छत्र सरकार थी, 400 प्लस सरकार थी, राजीव गांधी का परिवार तरस रहा है। भारतीय राजनीति में ऐसा श्राप लगा है कि चाहे प्रियंका डांस करे, चाहे राहुल नाचे या दाढ़ी बढ़ाए, लेकिन नहीं, सत्ता के शिखर तक नहीं जा सकते। उम्र बिगड़ जाएगी, उम्र निकल जाएगी, लेकिन सत्ता के शिखर तक नहीं जा सकते। उन माता सती का आशीर्वाद है और उनके आशीर्वाद से भाई प्रताप सिंह जी खाचरियावास उसी कांग्रेस के अंदर मंत्री हैं। देख लीजिए आप, उसी कांग्रेस के अंदर मंत्री हैं। ये होता है सती का वरदान। सती श्राप नहीं देती है, लेकिन वरदान देती है। पर यह श्राप जैसा अपने आप लग गया सती की उसके कारण से। माता पद्मावती की फिल्म देख लीजिए, जब चलवाई गई थी तो 3 राज्यों में सरकार खोनी पड़ी बीजेपी को, क्योंकि ये बीजेपी के कुछ लोग ये बंसाली और दाऊद इब्राहिम, जो दाऊद इब्राहिम के कहने पे तो फिल्म बनी थी। कौन कहता है दाऊद इब्राहिम नहीं मिला हुआ उसमें बंसाली से, और फिर बंसाली के जरिए आपका प्रसून जोशी की तरह स्मृति ईरानी, और स्मृति ईरानी की तरह मोटा भाई छोटा भाई, ये सब इनके उसका परिणाम था और फिल्म चली। तो हम किस पर विश्वास करें? हम तो कालवी साहब पर विश्वास करते थे, और कालवी साहब आज रहे नहीं। कालवी साहब के इस विरासत को इस तीसरी पीढ़ी में जब हम पाक दस्तूर पे जाएंगे तो हमारे लिए एक चैलेंज है, एक चुनौती है कि सिर्फ 1 वर्ष के अंदर हमको हमारी लीडरशिप को इतना सॉलिड करना पड़ेगा, क्योंकि आज समाज सामाजिक रूप से, नेतृत्व के रूप में अनाथ हो गया है। ये मैं कह रहा हूं, कुंवर राजेंद्र सिंह बसेठ कह रहा है कि सामाजिक नेतृत्व के रूप में आज समाज अनाथ महसूस कर रहा है। ठीक है, हम सब होंगे लीडर बड़े बड़े अपने अपने क्षेत्र में, लेकिन हमको जानता कौन है, पूछता कौन है? आप एक क्षेत्र के लीडर हो सकते हैं, आप हमारे समाज में लोग जानते होंगे आपको, लेकिन सर्व समाज जिसे जानता हो, सर्व समाज जिस व्यक्ति को जानता हो, पूरा देश जिसे जानता हो, ऐसा सामाजिक लीडर इस समय देश में नहीं है। उसकी आज आवश्यकता है। जैसे आदरणीय कर्नल किरोड़ी सिंह जी बैंसला गुर्जर समाज के नेता थे। हाँ, विरोध उनका भी था, ऐसा नहीं है कि विरोध नहीं था, आज भी करते हैं लोग उनका विरोध, लेकिन वो एक सर्वमान्य नेता थे। और ऐसे सर्वमान्य नेता ही आदरणीय लोकेंद्र सिंह जी कालवी क्षत्रिय समाज के अंदर थे। और कालवी साहब की और बैंसला साहब की जो जोड़ी थी वो मैंने देखी है। जब गुर्जर आंदोलन हो गए थे, हमारे गुर्जर भाइयों को इसी वसुंधरा जी की गवर्नमेंट में, जो आज फिर से राजनीति में शिखर पर चढ़ने का प्रयास कर रही हैं, इनके ही कारण पाटौली में थर्माकोल बन गया था। उन गुर्जर भाइयों को गोलियों से भून दिया गया था, और जब वो गुर्जरों भाई गोलियों से भून दिए गए, लेकिन कर्नल बैंसला को वो लोग झुका नहीं पाए। उस समय यदि कोई दूसरा समाज उनके साथ जाने के लिए तैयार हुआ तो आदरणीय लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब के साथ हम युवा वहां जाकर मिले और ये कहा था कि हम और गुर्जर भाई भाई हैं, किसी भी दृष्टि से हम एक के कोई गोली मारेगा तो दूसरे का दर्द होगा। क्योंकि राजपूत रेजिमेंट में भी आपको पता होगा गुर्जर भी है और राजपूत भी है। उस सामाजिक समरसता को लेकर भी लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब आगे चलकर कहीं भी अपने ऐतिहासिक इतिहास और समाज के साथ कभी उन्होंने समझौता नहीं किया। इसीलिए उस दिन देखा आपने, हमारे समाज के लोग पहुंचे या नहीं पहुंचे, लेकिन कर्नल किरोड़ी सिंह जी बैंसला के जो उत्तराधिकारी हैं, कर्नल विजय बैंसला, वो सबसे पहले वहां कंधा देने के लिए पहुंचे। तो ये समझने की बात है कि जब बैंसला साहब और कालवी साहब जैसे लीडर आज समाज में नहीं रहे तो उनकी पूर्ति तो करनी पड़ेगी। गुर्जर समाज ने तो बना लिया विजय बैंसला जी को, हमको देखना पड़ेगा कि हमारे समाज के अंदर ये सामाजिक लीडरशिप कैसे तैयार हो। क्योंकि कर्नल बैंसला के साथ ही भाई विजय बैंसला जी उस समय से ही सक्रिय, 4-5 साल से सक्रिय थे, पूरा समाज जानता था हर जगह। कर्नल बैंसला साहब तो 2 साल से ज्यादा बीमार रहे। लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब भी कम से कम 9 महीने बेड पे रहे हैं, जो उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ। तो हमारी आज आवश्यकता है कि हम उस रिक्तता की पूर्ति कैसे करें। यदि एक से पूर्ति नहीं होती तो सब मिलकर करें, लेकिन फिर भी इतना त्याग, तपस्या, घर छोड़ दिया था लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब ने। उन्होंने कोई बिजनेस नहीं किया इसके बाद। उसके बाद वो शूटर थे, इंटरनेशनल शूटर थे, इंटरनेशनल बास्केटबॉल प्लेयर थे, लेकिन देख लीजिए उनकी ये पहचान नहीं रही देश के अंदर। उनकी पहचान केवल खाकी पगड़ी रह गई, केवल धोती कमीज वाला वो लंबा 6 फुट 4 इंच की कद वाला व्यक्ति, 120 किलो वजन वाला व्यक्ति लोकेंद्र सिंह जी कालवी केवल क्षत्रिय नेतृत्व के अतिरिक्त कोई पहचान लिए नहीं घूम रहे थे।
करनी सेना तो उन्होंने बनाई थी, उनका प्रोडक्ट था, इसलिए करनी सेना के संस्थापक नाम से कहलाए जाते थे। लेकिन लोकेंद्र सिंह जी कालवी समाज के वो सर्वमान्य लीडर थे जो सभी संगठनों से ऊपर थे। किसी भी संगठन का कोई भी सम्मेलन हो, लेकिन लोकेंद्र सिंह जी कालवी यदि उस सम्मेलन में हो तो उस सम्मेलन की शोभा में चार चांद लग जाते थे। हाँ, मैंने भी क्षत्रिय संसद का प्रथम अधिवेशन किया था 16-17 फरवरी 18 या 20 फरवरी 2018 को, लेकिन उसमें कालवी साहब विराजमान थे और कालवी साहब के होने से ही हम कह सकते थे कि ये पूरे समाज का नेतृत्व करता है। सभी क्षत्रिय महासभा भी थी उस समय, चूंकि राष्ट्रीय करनी सेना अलग हो चुकी थी, इसलिए अम्बू जी भी थे और भाई सुखदेव सिंह जी भी उसी समय उस कार्यक्रम में क्षत्रिय संसद के अधिवेशन में थे। तो उसको कह सकते थे कि सारा समाज एकत्रित है। इसके अलावा और कभी ऐसा चांस मिला नहीं कि सब एक हों, सिवाय एक बार, जबकि राजवी साहब के पिछली बार 2018 के अंदर जब राजवी साहब चुनाव लड़े, उससे पहले, चुनाव से पहले जो रावसेका सेतु का जो उन्होंने लोकार्पण किया, ये जो पुलिया है अपनी रावसेका जी के नाम पर, तब दोनों करनी सेनाएं और क्षत्रिय योग संघ के भी महार साहब भी थे और आदरणीय भगवान सिंह जी रौल साहब सर भी वहां विराजमान थे। तो उस समय भी राजस्थान का पूरा क्षत्रिय समाज या क्षत्रिय संगठन एकत्रित थे। इसी तरीके से आज फिर से ये आवश्यकता है कि हम सब 24 मार्च को एक दिन उस परिवार को जिसने 50 वर्ष दिए समाज को हम दें, और उस दिन पूरे देश से जहां जहां कालवी साहब के शुभचिंतक हैं वो सब अपनी श्रद्धा अर्पित करने। वैसे तो हर जगह आज भी है, रोज चल रही हैं श्रद्धांजलि सभाएं, लेकिन कालवी गांव को जो, चूंकि कालवी शब्द से, कालवी गांव से इस परिवार को जो लगाव रहा है वो हम सब ने देखा है। और कभी भी नहीं बताया उन्होंने कि मैं ठाकुर लोकेंद्र सिंह सक्तावत हूं। जब माता पद्मावती वाला केस आया तब कहा कि 37वीं पीढ़ी का ये वंशज तुम्हें दिखाई नहीं देता, तब उन्होंने ये बात बताई कि मैं महाराज शक्ति सिंह जी का वंशज सक्तावत हूं। तो कालवी साहब ने कालवी गांव को, कालवी शब्द को जो गौरवान्वित किया है, तो हम सबका भी ये फर्ज बनता है कि हम सब 24 मार्च को कालवी पहुंचकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करें, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें, और वो जो परिवार शोक संतप्त है उस परिवार को संवेदना दिखाएं। भवानी सिंह कालवी को, प्रताप सिंह कालवी को ये बताएं कि लोकेंद्र सिंह जी कालवी इस देश से गए हैं, इस समाज से गए हैं, इस दुनिया से गए हैं, लेकिन राजेंद्र सिंह बसेट अभी बैठे हुए हैं आपके साथ में, अभी भंवर सिंह रेटा बैठे हुए हैं आपके साथ, आदरणीय भगवान सिंह जी रौल साहब सर हैं, देवी सिंह भाटी हैं, भंवर सिंह पलाड़ा हैं, प्रताप सिंह खचरियावास हैं, संजय सिंह हैं आपके साथ में, ब्रजभूषण शरण सिंह हैं आपके साथ में, राजेंद्र सिंह राठौड़ हैं आपके साथ में, पूरा देश का क्षत्रिय समाज साथ खड़ा है आपके साथ, महिपाल मकराना हैं आपके साथ में, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी है, सूरजपाल अंबू हैं आपके साथ, भाई राज शेखावत हैं आपके साथ, जीवन सिंह शेरपुर हैं, सब आपके साथ खड़े हुए हैं, आपके साथ रणधीर सिंह भिंडर हैं। ये बात हमको 24 मार्च को हमारे भाइयों को साबित करनी होगी। आप उनको दिखाना होगा कि उनके साथ फरीदाबाद की लीडरशिप भी है, उनके साथ गुड़गांव की लीडरशिप भी है, उनके साथ कुरुक्षेत्र की भी है, उनके साथ करनाल की भी है, उनके साथ हिमाचल की भी है, उनके साथ उत्तर प्रदेश की भी है, उनके साथ लखनऊ की भी है, उनके साथ बिहार की भी है, मध्य प्रदेश की भी है। सब भाई उनके साथ खड़े हुए हैं, उस परिवार को अकेला नहीं छोड़ रहे हैं, हम सब साथ हैं। ये बात साबित करने का हमको 24 मार्च को वहां पहुंचकर उनको दिलासा देनी होगी, उनको दिखाना होगा कि केवल मात्र लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब गए, उनका किया गया सुकृत, उनकी दी गई हुई स्मृतियां अभी भी शेष हैं, और उनकी उस खुशबू के सहारे हम इस समाज का निश्चित रूप से आगे का रास्ता तय कर सकते हैं। हम उस परिवार को, उन भाइयों को अपना भाई मानकर गले से लगा सकते हैं। और सारा देश ये देख ले कि लोकेंद्र सिंह जी कालवी ने यदि समाज पर अपना कर्म सुकर्म न्यौछावर किए, तो समाज ने भी लोकेंद्र सिंह जी कालवी के साथ श्रद्धांजलि के रूप में उनको वैसे ही सम्मान, मान सम्मान दिया। मैं जानता हूं हमारा समाज जीते जी एकत्रित नहीं होता। हमारा समाज अर्थी का कंधा देने के लिए भाई महिपाल जी मकराना और सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी साथ, एक तरफ सुखदेव जी गोगामेड़ी और एक तरफ महिपाल जी थे, लेकिन जीते जी यदि दोनों भाई साथ बैठते तो और भी अच्छा लगता। लेकिन हम आगे चलकर भी यदि साथ बैठ रहे हैं तो भी हमारे लिए एक अच्छी बात है। ये एक श्रद्धांजलि दी जा सकती है उनको, हम सब मिल करके, चाहे वो राज शेखावत जी हों, जीवन सिंह शेरपुर हों, भाई सूरजपाल जी अंबू हों, सुखदेव जी गोगामेड़ी हों, सब आइए, वीरू सिंह जी, जो जो भी हैं जिनका नाम मैं जानता भी नहीं हूं, आओ एक साथ बैठकर सब उस महामानव के नेतृत्व में सब मिल करके उनको श्रद्धांजलि देते हुए, अब सब भाई देखो, दुख में सब एक होते हैं,
बड़े बड़े राष्ट्र जो शत्रु होते हैं वो भी एक हो जाते हैं। तो हमारा तो परिवार है, इस परिवार में भी यदि हम एक साथ बैठ नहीं सकते तो फिर धिक्कार है। फिर ये ना तो आप क्षत्रिय समाज का नाम यूज करें और ना माता करणी का यूज करें, यदि अपन ऐसा नहीं कर सकते तो आओ, मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं कि वहां श्रद्धांजलि सभा में हम सब एक जगह बैठकर विचार करने। अरे दुख में तो एक हो ही जाते हैं ना, अब दुख में भी यदि हम एक नहीं होते तो हम में मानवता नहीं, ये ध्यान रखना। क्षत्रियता तो बहुत बड़ी बात है, आर्यत्व भी बहुत बड़ी बात है, मानवता तीसरे नंबर की जो चीज आती है, मानवता ही नहीं है हम में, यदि हम दुख में भी एक दूसरे के साथ नहीं बैठते हैं। आप इस लाइव को देख रहे हैं, आपको यदि ये अच्छा लग रहा हो तो निश्चित रूप से आप इसको शेयर कीजिएगा। क्या पता इसको देखने के बाद ही लोगों की भावना जागृत हो जाए और 24 मार्च को श्रद्धांजलि सभा के रूप में हम कालवी साहब को एक सच्ची श्रद्धांजलि दे पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको यदि अच्छा लगे शेयर कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो जय रघुनाथ जी की जय श्री राम। एक बार पुनः कालवी साहब को बहुत बहुत वैसे मतलब आप कह सकते हैं कि ये 6-7 दिन इसलिए लगे क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी, अपने आप को विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि कालवी साहब अब इस दुनिया में नहीं है। लगता था अभी हॉस्पिटल में नहीं, अभी तो ठीक हो सकते हैं, लेकिन वो आशा टूट गई। जिस दिन कालवी जाकर आए वह देखा कि हाँ वाकई वहां तो शोक है, तो विश्वास करना पड़ेगा। इसलिए पुनः बहुत बहुत कालवी साहब को सत सत नमन। आप सबको जय रघुनाथ जी की, और आप सब 24 मार्च को 1 बजे कालवी पहुंचे। जय रघुनाथ जी।